Hello, Bacha Buddy. Welcome to your channel Target 100, where we are trying to score 100 in social science. पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर स्टार्ट किया था। आज ये उसी चैप्टर का सेकेंड एपिसोड है। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि पालमपुर विलेज है कैसा, और ये भी समझने की कोशिश की थी कि वहाँ पे कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं और उन एक्टिविटीज़ का प्रोडक्शन से क्या लेना देना है, प्रोडक्शन में कौन से फैक्टर यूज़ होते हैं। समझ में आया था ये नहीं, ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं उन्हीं चारों फैक्टर्स की डिटेल्स। तो लेट्स स्टार्ट। फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर के फार्मिंग वाले पार्ट के लिए हमने प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के जो चार फैक्टर समझे थे, उसी में पहला फैक्टर था लैंड। अब पालमपुर में लैंड की क्या कंडीशन है, इसको समझते हैं। पालमपुर एक छोटा सा विलेज है, तो वहाँ का लैंड भी फिक्स्ड है और वहाँ की 75% पॉपुलेशन फार्मिंग पे डिपेंड है। और 1960 से लेकर दोबारा वहाँ कोई लैंड एक्सपेंशन नहीं हुआ कल्टीवेशन में। हम सब जानते हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करती है वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। फार्मिंग के केस में अगर आपका लैंड लिमिटेड है या फिक्स्ड है तो आप प्रोडक्शन कैसे रेज करोगे? ज़मीन तो उतनी की उतनी है, रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें कुछ अलग तरह के स्टेप अपनाने पड़ते हैं, जिनमें से पहला स्टेप है मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी ये ऐसी प्रैक्टिस है फार्मिंग की जहाँ पर एक ही लैंड के ऊपर एक ही क्रॉप ईयर में एक से ज़्यादा क्रॉप उगाई जाती हैं। आई एम रिपीटिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग में सेम पीस ऑफ लैंड पे ड्यूरिंग वन क्रॉप ईयर एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो की जाती हैं। अब जरा था बैक में चलते हैं। हमने 8th में थोड़ा बहुत वो एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ है, हमें याद होगा खारिफ क्रॉप क्या होती हैं, राबी क्या होती हैं और जायद क्या होती हैं। हम फिर उसको रिपीट करते हैं क्योंकि ये तीनों मिलकर ही मल्टीपल क्रॉपिंग को पूरा करती हैं। खारिफ क्रॉप जो कि रेनी सीजन की क्रॉप मानी जाती है, जुलाई में इसको सो करते हैं, अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होती है। राबी सीजन विंटर की क्रॉप है, जैसे ही खारिफ अक्टूबर में हार्वेस्ट होती है, राबी के लिए सोइंग सीजन आ जाता है और उसे मार्च में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। जायद क्रॉप जो कि समर सीजन की क्रॉप है, जैसे ही राबी मार्च में हार्वेस्ट हुई, जायद का सोइंग सीजन आ जाता है जो जून तक चलता है और जून में इसको भी हार्वेस्ट कर लिया जाता है। यानी हमने ऑलमोस्ट पूरा साल यूज़ कर लिया, जुलाई से अक्टूबर, अक्टूबर से मार्च, मार्च से जून। जुलाई में वापस खारिफ आ जाएगी। आपके लिए वन मार्कर में कुछ चीज़ें यहाँ याद करनी ज़रूरी है कि खारिफ के लिए अदर नेम क्या है, इसका सोइंग सीजन क्या है, या इसके एग्जाम्पल जैसे ज्वार, बाजरा, राइस, मेज, अनियन, शुगर केन, टोबैको। सेम विद राबी, सीज़न आपको याद रहना चाहिए, अक्टूबर टू मार्च विंटर सीजन, वीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, पल्सेस, पोटैटो एक्सेट्रा। ये सब वन मार्कर में भी काम आते हैं, मैं रिपीट बता रही हूँ। और कई बार 3 मार्क क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि एग्रीकल्चर सीजन इंडिया का डिस्क्राइब कीजिए, राइट? तब आपको ये तीनों क्रॉप्स ही बतानी होती हैं। नाउ नेक्स्ट जायद, समर सीजन, मैंने कहा मार्च टू जून, और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल्स हैं वाटरमेलन, कुकुम्बर, फ्लावर्स और सम लीफी वेजिटेबल्स ऑल्सो। ये पूरा साइकिल मिलकर आपके लिए मल्टीपल क्रॉपिंग का पैटर्न तैयार करता है। अब मल्टीपल क्रॉपिंग तो काफ़ी टाइम से इंडिया में अडॉप्ट हो ही रही है, बट फिर प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम तो फिर भी है ना। इसको पूरा करने का नया तरीका निकाला गया था, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ने लेबर को कम करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करा। लेबर को कैसे कम करेंगे? मॉडर्न मशीनरीज का इस्तेमाल करके। यूजुअली जब हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं एग्रीकल्चर के, जबकि मॉडर्न फार्मिंग जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब क्या? यानी जो मॉडर्न टूल्स हैं, ट्यूबवेल्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स एंड स्पेशली HYV सीड्स। HYV सीड्स, ये HYV सीड्स इंडिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं। इन HYV सीड्स की वजह से ही इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1960s में।
अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, तो द ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस इन इंडिया इन 1960s इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। एक्चुअल में ये डिफाइन अपने आप में समझा रही है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, कि अचानक से व्हीट और राइस का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में रेज हो गया था। इतना रेज कि जहाँ 1 हेक्टेयर लैंड पर पहले 1300 kg होता था, उसी 1 हेक्टेयर लैंड पर अब 3200 kg ग्रो कर रहा था। राइट कति तबाही मचा दी HYV सीड्स ने तो। बिल्कुल। और इसको अडॉप्ट करने वाली मेजर स्टेट्स थी पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। तेरी बल्ले शेरा। वेस्टर्न यूपी। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि इट कुड हैपन ओइंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इन इंडिया सच एज यूज ऑफ HYZ एज आई टोल्ड यू, और कुछ वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। तो इससे तो फार्मर्स का भी बड़ा फायदा हो रहा होगा। बिल्कुल हुआ। ऑब्वियसली अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसके बहुत सारे फायदे हुए, जिसको मैं अभी पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ आपको। लेकिन कुछ चीज़ें और समझनी ज़रूरी है कि जब भी हम HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। इन सीड्स को एक्स्ट्रा इरिगेशन की नीड होती है, और साथ ही साथ इन्हें पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की भी ज़रूरत पड़ती है। फर्टिलाइजर्स इसलिए क्योंकि एक ही प्लांट पर, एक ही जगह पर एक से ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं ग्रेन्स, तो ऐसे में डेफिनेटली ज़मीन से जो न्यूट्रिशन प्लांट खींच रहा है वो ज़्यादा खींचेगा। इसको तुम्हारी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो हमने एक आम का पेड़ लगाया, आम का बीज डालकर, राइट। उस पेड़ पर एक बार में 100 आम लगते हैं, लेकिन अगर वो जो बीज मैंने डाला था वो HYV सीड होगा तो उस पेड़ पर 100 की बजाय 250 से ज़्यादा आम लगेंगे, 250 से ज़्यादा आम लगेंगे, यानी अप्रॉक्स 2.5 गुना से ज़्यादा इसका जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। अब इतनी सारी ग्रोथ ले रहा है वो पेड़, इतने सारे दे रहा है एक्स्ट्रा आपको फ्रूट्स, तो डेफिनेटली वो ज़मीन से ज़्यादा न्यूट्रिशन मांगेगा, वो मैन्योर पूरा नहीं कर पाता, तो हमें फर्टिलाइज़र भी चाहिए होते हैं। अब यहाँ से क्रिएट होता है आपका पहला क्वेश्चन, नॉट पहला, आई थिंक दूसरा। पहला तो ये एक व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, तो दूसरा क्वेश्चन कई बार कंबाइन भी होता है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया, पूरा ऊपर समझाते हुए डिस्कस कर लिया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो रेज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेम जमीन पर आप पहले से ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। दूसरा फायदा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है। आप कहोगे मैम अभी तो आपने कहा मशीनरी आ रही है, तो फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हुआ? एम्प्लॉयमेंट इसलिए जनरेट हुआ कि प्रोडक्शन भी तो हाई हो चुका है, मशीनें उस हाई हुए प्रोडक्शन को तो संभाल ही रही है, लेकिन पुराना काम जो लेबर का वो भी चल रहा है। साथ ही साथ इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होने वाला है वहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अब इन इंडस्ट्रीज़ को कैसे फ़ायदा हो रहा है? एक्चुअली एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच का जो लिंक है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलेगा, इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलेगा तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकेंगे। अब वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। इसके अलावा चौथा पॉइंट आप ले सकते हो, ट्रांसफॉर्म द फार्मर्स एज मार्केट ओरिएंटेड। अब फार्मर्स मार्केट ओरिएंटेड हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन इतना होता है कि वो उसे मार्केट में सेल कर सकें, और उनका मेन फोकस इसी पे रहने लग जाता है कि अब वो मैक्सिमम सरप्लस जनरेट कर सकें जिससे वो मार्केट में सेल कर सकें। अब भैया अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी होंगी, ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ ऐसी हो 100% परफेक्ट की सब बेनिफिट्स ही दे, नुकसान भी देगी। वो नुकसान है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। उसमें सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट है लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। एक ही ज़मीन से बार बार एक तो निकाल रहे हो, ऊपर से HYV सीड के थ्रू ज़्यादा निकाल रहे हो, तो उसकी जो फर्टिलिटी है धीरे धीरे कम होने लगती है। और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट है जो बहुत ही मेजर है, दैट इज़ डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। जैसा कि मैंने कहा इरीगेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पूरी कैसे करेंगे? वो पूरी करेंगे ट्यूबवेल के थ्रू, ज़मीन से पानी निकाल के, और वो बार बार जब ज़्यादा निकलता है तो डेफिनेटली वहाँ कमी हो ही जाती है। जब वो कमी
ओवर हो रही है, जिसका इम्पैक्ट आज पूरा एनवायरनमेंट और समझ रहा है इस चीज़ को, सारे साइंटिस्ट समझ रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते क्योंकि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो यू रिक्वायर दैट। तीसरा प्रॉब्लम आता है हमारा इंटरपर्सनल इनइक्वालिटीज़। लोगों के अंदर इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रिच और ज़्यादा रिच हो रहा है, पुअर और ज़्यादा पुअर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, इसे कौन पूरा कर पाएगा? वो बिग फार्मर्स, क्योंकि पैसा तो उन्हीं के पास है, राइट, इन्वेस्ट करने के लिए। बेचारे लैंडलेस लेबर तो ऑलरेडी दुखी थे, इसके साथ मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल हुआ तो जो फार्म लेबरर थी उनके लिए तो काम ढूंढना और मुश्किल हो गया। चौथा प्रॉब्लम, इंक्रीज द रीजनल डिस्पैरिटी। जैसा कि मैंने अभी कहा, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ, तो डेफिनेटली ये जो स्टेट थी ज़्यादा प्रॉस्परस हो गई और रीजन टू रीजन डिफरेंस दिखाई देने लगा, राइट। तो ये था पूरा आपका लैंड का इशू जो पालमपुर में चल रहा था। इसके बाद अगला प्रॉब्लम है हमारा लेबर, अगली रिक्वायरमेंट है लेबर। अब बचे आपके बचे हुए रिक्वायरमेंट्स, लेबर और कैपिटल। थोड़ा सा वीडियो लंबा लग सकता है लेकिन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखो, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है विद इन 2 और 3 मिनट्स। लेबर हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट। यूजुअली ये लेबर की रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होती है इन फार्म प्रोडक्शंस पे? देखो, जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करेंगे? वो तो अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपने लैंड पे कल्टीवेट कर लेंगे। मीडियम और लार्ज फार्मर्स को हायर करनी पड़ती है लेबर। मीडियम और लार्ज फार्मर्स को लेबर हायर करनी पड़ती है। वो हायर उनको करते हैं वो फार्म लेबरर जो लैंडलेस फैमिली से आते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, वो 1/3 फैमिलीज जिनके पास अपना लैंड नहीं होता, शेड्यूल कास्ट रहते हैं, ये वही वाली लेबर होती है, इसी को ये हायर करते हैं। इनको जो वेजेस दिए जाते हैं ये वैरी करते हैं रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप, और कौन सी फार्मिंग एक्टिविटी के लिए उनको हायर किया जा रहा है इस पर डिपेंड करता है उन्हें वेजेस किस तरह के मिलेंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने जो सेट किए हैं वो ₹115 पर डे सेट किए हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें मुश्किल से ₹80 मिल पाते हैं, राइट। अब आप कहोगे वो मैम करते ही क्यों हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा। उन्हें पता है यहाँ हैवी कंपटीशन है काम के लिए, तो इसलिए वो कई बार कम पैसे में भी काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। यहाँ मैंने एक वर्ड यूज़ किया है स्मॉल फार्मर्स। अब की कई बार ना आपसे 1 मार्केट में पूछ लिया जाता है कि स्मॉल फार्मर्स कौन होते हैं? जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड है ना, वो होते हैं स्मॉल फार्मर्स, राइट। ये 1 मार्कर में अक्सर पूछा जाता है ना। अगली चीज़ थी हमारी कैपिटल। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल कैसे अरेंज करेंगे? देखो, जितने हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं उनको तो पैसे बोरो करने पड़ते हैं कैपिटल अरेंज करने के लिए, राइट। और वो अरेंज किससे करते हैं? या तो वो मनी लेंडर से बोरो करेंगे, लार्ज फार्मर से बोरो करेंगे, ट्रेडर से बोरो करेंगे, जो उनको जो भी कल्टीवेशन के इनपुट्स वगैरह जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं उनसे, और ये सब लोग उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, राइट। जिसका नतीजा क्या होता है? ये स्मॉल फार्मर्स कभी उससे बिग फार्मर या मीडियम फार्मर बन ही नहीं पाते हैं। और ये जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास अपनी खुद की सेविंग होती है फार्मिंग से, तो या और अक्सर वो अपना जो सरप्लस प्रोडक्शन सेल करते हैं उससे उनके पास काफ़ी पैसे बचे होते हैं एज अ कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए, और इसका ये डबल यूज़ करते हैं। जब ये सरप्लस को मार्केट में बेचते हैं तो उससे होने वाली अर्निंग को वो बैंक्स में या तो डिपॉजिट कर देते हैं, राइट। बैंक डिपॉजिट करने के बाद वो उसे बाद में री इन्वेस्ट करते हैं। किस पे री इन्वेस्ट करेंगे? वो री इन्वेस्ट करते हैं मोर फिक्स्ड कैपिटल में। मोर फिक्स्ड कैपिटल मतलब और ज़मीन खरीद लेंगे, और ट्यूबवेल खरीद लेंगे, राइट। आपके हार्वेस्टर खरीद लेंगे, थ्रेशर खरीद लेंगे, जिससे बाद में उनको लेबर और कम हायर करनी पड़े। और अक्सर यही जो बचाया हुआ उनका पैसा होता है वो उसी को यूज़ करते हैं स्मॉल फार्मर्स को लैंडिंग के लिए, राइट। इसके बाद हमारी चौथी है ह्यूमन कैपिटल। इसके बारे में आपकी एनसीईआरटी में डिटेल नहीं दे रखी, वो इसलिए नहीं दे रखी, मैं आपको बिगनिंग में बताया कि ये अभी तक जितना काम हो रहा था, कैपिटल को अरेंज करना, आपकी लेबर अरेंज करना, लैंड को समझना, वो सब ह्यूमन कैपिटल ही कर रहा था, राइट। तो दिस चैप्टर इज नाउ ओवर।
I hope you understand well. Please tell me in comments box that you can understand this or not. इस चैप्टर के नोट्स के लिए आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इसका पिछला वीडियो देखने के लिए यू कैन गो विथ आई बटन. So stay tuned with this channel so that you get 100 in social science. Please like, share, subscribe and keep the notification on so that you will get each and every video of this channel and you never lag to gain 100 in social science. Stay tuned with this channel. Bye bye.